नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हम लोग अब आपसे पिछले कार्यक्रमों में ये बता चुके हैं कि अब चुनाव शुरू हो गए हैं, तो हमारे चुनाव संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम बीच-बीच में आते रहेंगे। कल एक कार्यक्रम आपके सामने हम लोगों ने राजस्थान के बारे में प्रस्तुत किया था। दूसरा ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत करना चाहते हैं आपके सामने, जिस पर इस समय काफ़ी लोगों की निगाह है उत्तर भारत में खासकर। उसकी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और सर्वेसर्वा नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में घोषणा कर दी थी कि वो इस बार 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए के खाते में और 370 से ज़्यादा की सीटें बीजेपी के खाते में डालने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव। क्योंकि वो पिछले 2 चुनाव बहुमत से जीत चुके हैं, दोनों में अकेले भाजपा के पास बहुमत था। इस बार उनका आंकड़ा 300 से पार है, जो एक रिकॉर्ड है। इसलिए उनकी बात को ऐसे हल्के-फुल्के में उड़ाना मुश्किल था। लेकिन जो भी लोग सेफोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे देश में, वो जब उस बात की मीमांसा करने की कोशिश करते हैं, तो उनके सामने ये समस्या होती है कि वो कैसे इस आंकड़े तक उस उनके कार्यक्रम को या उनके चुनावी कार्यक्रम को ले जाएँ और ये लोगों में विश्वास दिलाएँ कि ऐसा संभव है। वहाँ जो सबसे प्रमुख क्षेत्र इस लिहाज से दिमाग में आते हैं कि जहाँ अगर भाजपा सीटें निकाल रही है, तब भी एक शायद लगेगा, तब शायद भारतीय जनता पार्टी अपने दावे के आस-पास पहुँचेगी। वो जिन राज्यों की बात होती है वो दक्षिणी राज्य है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव में और इसके पिछले चुनाव में ऐसा नहीं रहा जो ऐसी आशा बधाए जैसा ये दावा है। तो आज हम सबसे धुर दक्षिण के 2 राज्य केरल और तमिलनाडु पर बातचीत करेंगे कि केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की क्या संभावनाएं हैं और इस चुनाव में और उसका आधार क्या है, पहले क्या हुआ है और क्या मैक्सिमम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इन सब चीज़ों पे थोड़ी-सी बातचीत करेंगे, तो थोड़ा-सा आपको रोशनी मिलेगी। मेरे साथ इस समय मेहमान के तौर पे उपलब्ध हैं, इस चर्चा को एक विस्तार देने के लिए और एक पर्सपेक्टिव देने के लिए वेंकटेश रामाकृष्णन, हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने कार्यक्रमों में आ चुके हैं, आप इनसे परिचित ही होंगे। द हिंदू ग्रुप से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे, अब आपका अपना पोर्टल है द एडम और तमिल हैं और केरल के मूल के हैं। तो दोनों राज्यों को आप समझ सकते हैं कि इससे बेहतर हम कैसे परिभाषित करें। तो बहुत-बहुत स्वागत है वेंकटेश जी, सत्य हिंदी पर आपका। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो क्या करा रहे हैं साहब आप केरल और तमिलनाडु में जो 59 सीट्स हैं, इन 59 सीट्स में जहां बीजेपी के पास बिग जीरो था पिछले दोनों चुनावों में, नहीं दोनों में नहीं, एक चुनाव में शायद उनके पास एक सीट थी कन्याकुमारी की, लेकिन पिछले चुनाव में जीरो था। तो वहाँ क्या हो रहा है इस चुनाव में, जिसको नॉर्थ की नज़र से अगर देखा जाए और उस आंकड़े की नज़र से जो पीएम ने सामने रखा है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो पहले केरल से शुरू करते हैं। केरल में चूंकि त्रिवेंद्रम की सीट पर एक नया चेहरा लेके बीजेपी आई है, इसके पहले उनके सांगठनिक लोग लड़ते रहे हैं और वो रनर अप रहे हैं त्रिवेंद्रम की सीट में, लेकिन तिरुवनंतपुरम जिसको कहते हैं, हम लोग त्रिवेंद्रम पुराना नाम है उससे बोलते हैं तिरुवनंतपुरम। तो वहाँ आपकी राजीव चंद्रशेखर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उद्योगपति हैं, उनको मैदान में उतारा है। शशि थरूर वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो कई चुनाव लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं। तो खैर केरल से शुरू करते हैं। केरल में क्या दृश्य है इस समय वेंकटेश जी? मैं आपका जो मैक्रो पिक्चर आपने पूछा था पहले और आपने तो उसके बारे में बात किया पहले, वो 59 सीट्स के और लार्जर इंडिया के बारे में जो 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 प्रधानमंत्री का घोषणा है कि 400 पार और 370 अकेले बीजेपी के लिए, इसमें मैं पहले एक छोटा सा टिप्पणी करूंगा। ये 370 में केरला और तमिलनाडु से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अच्छा, बड़ा स्टेटमेंट है। इट्स अ बिग स्टेटमेंट।
अच्छा। केरला और तमिलनाडु से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। 370 बाकी जगह से लाना पड़ेगा, पता नहीं, हो सकता है, लेकिन केरला और तमिलनाडु से नहीं होगा। अभी अच्छा। केरला में शुरू होते हैं। केरला में तो ये तिरुवनंतपुरम का सीट आपने बोला है, वहां तो बीजेपी का अच्छा खासा उसका कैडर भी है, वोट भी है, और राजीव चंद्रशेखर जैसे प्रोमिनेंट कैंडिडेटर है। तो मैं केरल का 20 सीट है, केरल का 20 सीट में मैं बोलूंगा दो कॉन्स्टिट्युएंसी में बीजेपी ट्रायंगुलर फाइट फोर्स किया है। अच्छा। वो तिरुवनंतपुरम में हमेशा ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट रहा है और रनर अप भी रहा है। और दो त्रिशूर। कॉन्स्टिट्युएंसी में त्रिशूर, दूसरा सीट त्रिशूर है जहां एक्टर सुरेश गोपी लड़ रहा है। ये दोनों सीट में एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट इन लोगों ने फोर्स किया, इतना बोल सकता है। ठीक। लेकिन ये दोनों सीट जीतने का स्थिति में नहीं है। अच्छा। ये भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, लेकिन ये फाइनल पिक्चर जब आएगा मेरे को नहीं लगता कि दोनों सीट में बीजेपी का सीट निकल जाएगा। ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट अच्छा। फोर्स किया है, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि तो ये जीत जाएगा। अच्छा। तो ये फाइनल पिक्चर में मेरे को नहीं लगता कि जीत जाएगा। और त्रिशूर में तीसरे नंबर में भी, लास्ट टाइम भी तीसरे नंबर पे थे, इस बार भी तीसरे नंबर पे रह सकता है। और बाकी तो इन लोगों का इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स जो आया है, पुराना कांग्रेस नेता ए के एंटनी का बेटा जो है अनिल एंटनी, उसको वहां भी बीजेपी का थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा वोट शेयर है। पतनमतिट्टा करके एक हिल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां थोड़ा सा बीजेपी का वोट शेयर है। और जहां राहुल गांधी कंटेस्ट कर रहे हैं केरला की वायनाड में, वो भी उत्तर उत्तर केरला का एक हिल डिस्ट्रिक्ट है, वहां बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन को निकाला है। लेकिन वो वेरी क्लियरली वो लूसिंग सीट है, लेकिन दे वांटेड टू गिव अ टोकन फाइट। तो केरला का स्थिति ये हो गया। जो मैं बोल रहा हूँ कि केरला का लार्जर पिक्चर ये है कि ये दो सीट में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट लाने के लिए बीजेपी का ये जो ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन और सबसे आ गया है, बट आई डोंट सी देम विनिंग आइदर ऑफ दीज सीट्स। सो दिस ओके। इज इन अ नटशेल द बीजेपी प्रोस्पेक्ट इन केरला। फ्रॉम केरला। केरला Yeah. में आप इस बार यूडीए का अपर हैंड देख रहे हैं, या पिछले दो चुनाव से यूडीए का अपर हैंड रहा है वहां? नहीं नहीं, वो तो लोकसभा चुनाव में हमेशा यूडीएफ का, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो होता है कांग्रेस का लीडरशिप में, जो तो फाइट तो कांग्रेस और सीपीएम के बीच में है। सीपीएम अच्छा। का लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट होता है, एलडीएफ बोलते हैं उसको, और जी जी। कांग्रेस का यूनाइटेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है। तो जी जी। लास्ट टाइम देयर वाज दिस परसेप्शन, तो क्योंकि तो केरला का जनता वो जनरली बाय एंड लार्ज एंटी बीजेपी वोट करता है। तो हम्म। लास्ट टाइम तो दे वांटेड टू, राहुल गांधी केरला से कॉन्टेस्ट भी किया था, और केरला का जनता का उम्मीद था, आई मीन साधारण जनता का, जो कट्टरपंथी पार्टी का विश्वास करने वाला नहीं, नॉर्मल वोटर का विश्वास था कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच सकता है। क्योंकि तो केरला के एक तरफा वोट दिया था यूडीएफ के लिए। आउट ऑफ 20 सीट्स 19 सीट्स यूडीएफ को मिला था, एक ही सीट जी। सीपीएम को मिला था। तो इस बार वो स्थिति नहीं रहेगा, क्योंकि तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस सही नहीं है, और सीपीएम ने इस बीच में सीएए के ऊपर तो एक स्टेट वाइड कैंपेन लगाया, और उसमें कांग्रेस उतना अग्रेसिव वो सीए के बारे में कैंपेन नहीं कर पाया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल मिशनरी भी कांग्रेस के पास उतना नहीं है। और सीपीएम तो बहुत ही अग्रेसिव कैंपेन किया था, और प्राइम चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन उसको फ्रॉम द फ्रंट लीड किया था वो कैंपेन को। हर डिस्ट्रिक्ट में गए थे, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा रैली किया था, एंटी सीए रैली। तो इसमें से एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो नॉर्मली लोकसभा चुनाव में यूडीएफ के पक्ष में वोट करते हैं, तो उन लोगों में एक छोटा सा शिफ्ट है अच्छा। टुवर्ड्स द लेफ्ट। और ये जो मणिपुर का जो सिचुएशन है, उसके बारे में भी लगातार कंसिस्टेंटली एलडीएफ तो पोजीशन लिया है। तो उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी अगेन ट्रेडिशनली वो तो कांग्रेस को सपोर्टर है और यूडीएफ का सपोर्टर है, उसमें भी थोड़ा चर्निंग है। लेकिन ओके। फिर भी अपर हैंड तो यूडीएफ के पास ही रहेगा। मेरे को लगता है कि आउट ऑफ 20 सीट्स यूडीएफ शुड विन एटलीस्ट 12 सीट्स, इट कैन गो अप टू 14। तो ओके। एलडीएफ के पक्ष में पिछले तरफ लास्ट टाइम की तरफ एक सीट नहीं रहेगा,
they may get 6 to 8 7 8 seats, सीट्स। 6 ओके, to 8 seats है। ओके। तो सो यही ये है अभी हमारा। एक एक कंट्रोवर्सी जो अभी बीच में आई है यहाँ दिल्ली से गई है कि वो सीएम की लड़की को लेके ईडी ने नोटिस दिया है। उस मैटर का हाँ, कितना असर है केरला की पॉलिटिक्स में? नहीं वो तो जनता चर्चा, केरला में तो बहुत ज्यादा डिबेट करने वाला सोसाइटी है, हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट होता है। और बहुत ही कोने कोने से, टी शॉप से लेके तो लाइब्रेरी से लेके सब जगह में जनता का कल्चर है, डिबेटिंग कल्चर है। ये आर्गुमेंटेटिव इंडियन के बारे में अमर्त्य सेन बोला है, वो मेरे को लगता है कि उसका वो केरला के बारे में अमर्त्य सेन का बड़ा एक्सपीरियंस था, तो मेरे को लगता है उसमें भी इन्फ्लुएंस हो गया होगा कि आर्गुमेंट करने में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आई, मेरे को नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। उसमें अच्छा, तो वो केस में तो जनता का परसेप्शन है कि केस में दम है, अच्छा। लेकिन तो मेरे को नहीं लगता कि वो लोकसभा चुनाव में असर करेगा। इन एनी केस इसमें इस इलेक्शन में तो अपर हैंड तो कांग्रेस के पक्ष में और यूडीएफ के पक्ष में ही रहता है हमेशा, तो अच्छा। उसमें कोई चेंज नहीं है वैसे। अब आते हैं 39 सीट्स वाले तमिलनाडु में। हम्म, तमिलनाडु में मैं डिटेल्स देख रहा था, वहां तो बीसियों पार्टी हैं, एक दो नहीं है। बहुत हाँ ग्रुप्स हैं, हाँ बहुत पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। और वो हाँ हाँ, डिफरेंट उसमें कोई एआईडीएमके के साथ है, कोई डीएमके के साथ है, कोई इन सब से भी अलग है, बहुत सारे लोग। हम्म और अब तो वहाँ हम्म 3 फ्रंट हो गए हैं, बीजेपी का एक फ्रंट है, एआईडीएमके का एक फ्रंट है और डीएमके का एक फ्रंट है। डीएमके हम्म, के फ्रंट में सीट सारा डिसाइड डिसाइड तो सारा सभी पार्टियों का हो चुका है। हाँ तो हाँ तमिलनाडु में क्या सीन बन रहा है? व्हाट इज लास्ट टाइम तो डीएमके फ्रंट ने 51% से ज्यादा वोट ले लिया था। तो हाँ और एक सीट छोड़ के वो सारी सीट जीत गए थे, 38 सीट जीत गए थे। हाँ। वहां ऐसा ही होता है, एक तरफ को झूला झूलता है ये ऐसा लगता है। इसमें तो लास्ट टाइम डिफरेंस ये था कि लास्ट टाइम बीजेपी और एआईडीएम का अलायंस था। जी, ऑल बीजेपी इंडिया अन्ना अलायंस में थी, yes। ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कழகம், जो केरला में तो तमिलनाडु में तो द्रविडियन पॉलिटिक्स में शिफ्ट है, जस्ट लाइक केरला तो, और एक साइड में लेफ्ट है, दूसरे साइड में कांग्रेस है। वैसे ही तमिलनाडु में एक साइड में आपको द्राविड़ मुन्नेत्र कழகம் वाले मोर्चा है, और दूसरे साइड पे अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कழகம் मोर्चा है। तो अभी ठीक। तो स्थिति क्या है, अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कழகம் तक जो ऑफिशियल टीम है, अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कழகம், वो लोग तो बीजेपी से अलग हो चुका है। हाँ। उन लोगों ने बोला कि तो ये द्रविडियन पॉलिटिक्स को, जो बीजेपी ने अभी तो उसके एक नया लीडर को, यंग पुराना आईएएस ऑफिसर को स्टेट प्रेसिडेंट बना के तो बहुत अग्रेसिव आईपीएस कैंपेन कर रहा आईपीएस है, ऑफिसर। जी। अन्नामलाई। तो वो तो द्रविडियन वैल्यूज के खिलाफ, द्रविडियन लीडर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा बात किया था वो, तो इसलिए तो जो पழனிசாमी वाला अन्ना डीएमके है वो छोड़ के अलग से चला गया। लेकिन वो पुराना दूसरा चीफ मिनिस्टर ओ पनीर सेल्वम, उसने भी अन्ना डीएमके से स्प्लिट करके अपना ही फैक्शन बनाया था, वो बीजेपी के साथ अभी शामिल हुआ है। रिलायंस में है। हाँ, और पाटाली मक्कल कच्छी करके एक वो सेंट्रल में भी मिनिस्टर रहा है, अंजुमनी रामदास वगैरह, हम्म। वो लोग का पार्टी, वो भी बीजेपी का इसमें आ गया है। तो हम्म। सिचुएशन ये हुआ है, पिछली बार तो डीएमके और एडीएमके जो फ्रंट का सीधा फाइट था, उसमें जी। इसके बावजूद डीएमके 51% लिया था, क्योंकि जो अलायंस अभी डीएमके ने जो बनाया है वो तो बहुत सारा रिप्रेजेंटेटिव है और बहुत मैसिव है। अच्छा। उसमें उसमें साथ में कांग्रेस है। हाँ। कांग्रेस को वहां का अपर कास्ट वोट में थोड़ा सा, जैसे लाइक ऑल पार्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, थोड़ा बहुत अपर कास्ट वोट कांग्रेस के पास रहता है। ही रहता है हर स्टेट में। तो बीजेपी तमिलनाडु में भी ऐसे ही है। और देन देर इज ए वेरी प्रोमिनेंट दलित पार्टी जो उसके साथ में है, जो द्राविड़ मुन्नेत्र कழகம், वो तो असेंबली इलेक्शन के टाइम से ही बनाया था। और ये अलायंस तो उसका जो एक एक ऑर्गेनाइजेशनल तरीका भी जिस तरफ से बनाया, वो तो मैं उसमें आऊंगा। और दूसरा ये दलित पार्टी है, तीसरा मुस्लिम क्या लीग नाम? है, दलित पार्टी का क्या नाम है? वीसीके। वीसीके, वीसी। तो वो तो फुल फॉर्म तो आप बोलेगा तो भी आपका समझ। क्योंकि वो ठीक है, ठीक है, समझ में ठीक है। नहीं।
बिल्कुल तमिल में है, तो इसलिए आपको वो तो एक्सपैंड करना, तो जैसे डीएमके बोलते हैं वैसे बीसी के बोलना सही सही ठीक है, रहेगा। ठीक है, लेकिन ठीक बहुत है। बहुत 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 पावरफुल दलित ऑर्गेनाइजेशन है और ग्रास रूट्स में बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में ये जो द्रविड़ा पार्टी का और द्रविडियन आइडियाज का जो रहने के बावजूद ये दलित के ऊपर तो एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा अभी भी हो रहा है। तो उसके खिलाफ बाकी सब पार्टी शामिल करके मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो दलित ऑर्गेनाइजेशन जो अपना असर्टिव पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इस पार्टी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होल्ड करता है। तो ये पार्टी है दूसरा। देन दो कम्युनिस्ट पार्टी है, और इसमें सीपीआईएम तो ये वहां का कास्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर तो लगातार हमेशा काम, जैसे ये रिसेंट में बहुत बड़ा जय भीम करके एक पिक्चर वो हर भाषा में डब करके तो बहुत बड़ा हिट हो गया था। उसमें भी जो 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 एक वकील का कहानी था, वो बाद में वो जज भी बना जस्टिस चंद्रू, वो उस समय तो सीपीएम में था। ये तो ये जब ये असली कहानी को फिल्म बनाया था, वो जो वकील अच्छा, था वो तो ये जय भीम करके बहुत बढ़िया पिक्चर है, वो तमिल में था लेकिन हर भाषा में उसका अनुवाद हो गया था, हिंदी में भी, और वो जी। नेशनल लेवल पे हिट था। हुँ, तो सीपीएम तो लगातार इसमें काम किया, तो सीपीएम और सीपीआई इस अलायंस में है, और फिर मुस्लिम लीग भी है। तो इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस, और इसमें तो जो है, मैं ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, और ये अलायंस तो पावर में आने से पहले ही फॉर्म हुआ था। जो लास्ट इलेक्शन में डीएम के पावर में आया उससे पहले ही जयललिता का जब गवर्नमेंट था और डीएम के एडीएम का गवर्नमेंट था, जयललिता मरने के बाद तो पनीर सेल्वम और पळनिसामी सब लोग चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो उस समय से ये जो कोर इश्यूज ऑफ द पीपल, जैसे एक कास्टिज्म हुआ, और प्राइस राइज हुआ, और इकोनॉमिक पॉलिसी हुआ, ये सब में साथ में ग्राउंड जमीन पे लड़ाई लड़के ये फ्रंट आगे बढ़ा था। तो उसमें तो ओह! एक ये जो 51% की बात आप बोल रहे हैं, तो ऐसे नहीं हुआ, तो जस्ट इलेक्ट्रली नहीं हुआ, उसमें जमीन का काम का एक असर उसमें था। तो मेरे को लगता है कि वो ये फ्रंट अभी भी उतना ही स्ट्रांग है। अभी तो एंटी इनकम्बेंसी तो कितने 2-3 साल का तो सरकार का एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको कैपिटलाइज करने के लिए एक फोर्स नहीं है, और बीजेपी और एडीएम के स्प्लिट हो गया तो ट्रायंगुलर हो गया। मेरे को लगता है कि ट्रायंगुलर हो गया, बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट मेरे को नहीं लगता कि वो uh, कोई सीट जीतने का स्थिति में नहीं है, मेरे को लगता है। लेकिन दे आर पुटिंग ऑल देयर एनर्जी एक सीट में, जो जहां अण्णामलई कंटेस्ट कर रहे हैं कोयम्बतूर में, और वहां तो ये थोड़ा सा कम्युनल सिचुएशन है, क्योंकि वो एल के अद्वानी जब एक मीटिंग पे लिए आया था, और अब्दुल नासर मदनी जो उस केस में अंदर गया था, वो 90s में वो ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट उधर ही हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा एक हिंदू कम्युनिटी के अंदर थोड़ा कम्युनल सेंटिमेंट अभी भी है। और प्राइम मिनिस्टर वहां तो कोयम्बतूर का कैंपेन तो अपना पर्सनल लिया है, तो उसने 2 बार विजिट कर चुका है कोयम्बतूर, और एक बार जब आया था उसने ये जो सीरियल ब्लास्ट विक्टिम्स को भी मिला है, ब्लास्ट विक्टिम्स का फैमिली को भी मिला है, तो उसमें तो एक इमोशनल कैंपेन बनाने का प्रयास तो कर रहा है। तो कोयम्बतूर में अच्छे फाइट में है, लेकिन बाकी जगह पे ये नहीं बोल सकता। और एक मैंने बोला अच्छा, लार्जर पिक्चर में ये ट्रायंगुलर फाइट आने के कारण ये दिक्कत होगा कि बिकॉज बीजेपी डीएम के फ्रंट विल रिटेन ऑलमोस्ट इट्स वोट शेयर, उसका वोट शेयर अब जारी रहेगा, तो मेरे ख्याल में तो लास्ट टाइम जैसा ही विक्ट्री होगा। अच्छा। तो मतलब वहाँ से तो इसलिए जो आपने इसलिए मैंने पहले बोला था ये 370 में ये दोनों स्टेट से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा मेरे को। एक फ्लूक में एक आध सीट निकल सकती है अगर हुआ तो, हाँ हाँ नहीं? हाँ हाँ, एक फ्लूक 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 में, हाँ जैसे पहले पहले एक सीट रही है तमिलनाडु में बीजेपी के पास, तो मान लीजिए एक सीट कोई निकल हाँ गई, इससे ज़्यादा नहीं डिफरेंस आने वाला है आपके हिसाब हाँ 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 हाँ, वही तो, ये तो आउट ऑफ सब्सटैंटिव गेम्स 59 तो नहीं हो। आउट ऑफ 59 हार्डली 1 सीट और 2 सीट यू आर सेइंग। 1 or 2 seats, या बस। ये अब उत्तर भारतीय हमारे दर्शकों के लिए देखिए एक पिक्चर आपको जो यहाँ से नहीं पता है, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री कई बार वहाँ गए हैं, यहाँ से अखबारों में उसकी रिपोर्टिंग बहुत होती है।
अन्नामलाई को लेके बहुत सारे सोशल मीडिया वीडियोस अवेलेबल हैं और उसको ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे उसने तमिलनाडु में बहुत क्रूसेड करके कुछ चेंज कर दिया है, लेकिन वहाँ की रियलिटीज आपको वेंकटेश बता रहे हैं कि जो अलायंस डीएमके ने असेंबली इलेक्शन से पहले बना लिया था, वो उतना ही, वो एक तो बहुत फॉर्मिडेबल है और उसमें कोई क्रैक नहीं है, और उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कोई इतनी ज्यादा पैदा नहीं हो गई है अभी की सिचुएशन में कि एकाएक कोई वहां उलट पुलट हो जाए। और दूसरे जो अपोजिशन है वो पहले एक ग्रुप में था, अब वो खुद ही डिवाइड है, दो ग्रुपों में आमने सामने है, तो डीएमके के लिए ज्यादा सहूलियत हो गई है। ये वेंकटेश की राय हमारे सामने आ रही है, यही बात है ना वेंकटेश? एब्सोल्युटली 100%। ओके, तो ये जो है आपको तमिलनाडु और केरल की पिक्चर एक मोटा मोटी, चूंकि उत्तर भारत से बहुत शंकाएं हैं कि ऐसा लगता है प्रधानमंत्री चूंकि इतनी बार गए वहां, मंदिरों वगैरह में भी गए और उसका नॉर्थ इंडियन मीडिया में बहुत कैंपेन हुआ, तो उससे यहाँ के लोगों की उम्मीद हो रही कि 60 में से हो सकता है 20 सीट लेके वहां से भी आ रहे हों, तब 370 हो रहा होगा। लेकिन वेंकटेश इस बारे में हम लोगों को वहां की परिस्थिति दूसरी तरह से बता रहे हैं। और कुछ आपको इस इलेक्शन में खास बात क्या लग रही है? नहीं नहीं, एक चीज तो मैं बताऊंगा, एक चीज तो मैं, ये तो हमेशा मैं तो केरल से आया था, उसी समय से आपसे परिचय है। 85 में जी आया था मैं उत्तर भारत, तो उसी समय से साथ में हम बहुत सारा उत्तर प्रदेश में और बिहार में सब जगह पे हमने साथ में काम भी किया है और कवर भी जी किया है। जी तो उस समय तो, जी उसी समय से एक चीज तो मैं हमेशा देखता रहा हूँ कि ये संघ परिवार को कितना भी रिवर्सेस मिले, डिफीट मिले, वो अपना काम करता रहता है। तो जी तमिलनाडु में तो ये राम मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस समय तो मैं तो 3 उत्तर भारत स्टेट का, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की तीनों जगह के संघ परिवार के, आपको मालूम है कि मैं वो डाउन द लाइन मेरे को रैंक एंड फाइल लेके तो देता तक मेरे को जानकारी है और मैं उन लोगों को मिलता रहता हूँ। तो मैंने बात किया था, उन लोगों ने बोला कि अभी हमारा टारगेट होगा तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु हमारे लिए आइडियोलॉजिकली भी एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक चैलेंज है। है। तो उसको कवर करने के लिए पीएम के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ही हम काम करेंगे। तो वो काम तो कर रहा है, मेरे को नहीं लगता है कि इस चुनाव में उसका असर होगा, बट एक तो मानना पड़ेगा कि ये लोग काम करते रहते, काम जारी है। मेरे को तो रामचंद्र परमहंस जो अयोध्या वाला था, वो तो मेरे को बोला था कि 93 का चुनाव जब हार गए थे लोगों ने, बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद तुरंत वाला जो चुनाव था, वो तो सपा और बसपा का अलायंस के वजह से हार गए थे। उस जी समय जी मैं उसको मिला, मैंने बोला कि तो आप लोग तो बहुत बड़ा हिंदू हृदय सब जीतने वाले थे, लेकिन तो आप लोग हार गए। तो बोला कि तो हमारा काम तो, कितना भी हमको हार मिले, हमारा काम जारी रहेगा। तो काम जारी है, वही दिख रहा है तमिलनाडु में। इसका असर भविष्य में क्या होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन इस चुनाव में मेरे को असर नहीं दिख रहा। अच्छा, तो वेंकटेश बहुत बहुत शुक्रिया, आप पकड़ में आ गए और हम लोगों ने तमिलनाडु और केरल को अपनी जो भी जानकारी वहाँ की है, चूंकि आपके पास वहाँ की रियल जानकारी है, आप वहीं से हैं, तो उत्तर भारतीय दर्शकों के लिए, और आप हिंदी भी बोलने लगे हैं अब काफी ढंग से, तो हमारे दर्शकों आ, को बड़ा मजा आएगा केरल से हिंदी में, तमिलनाडु आ, से हिंदी में, आ, वहाँ आप की लोगों ने सिखाया मेरे जमीनी को। वहाँ की जमीनी हालात हमारे आपके सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। ओके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।